शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में नाटक की पूर्व पीठिका और भारतेंदु युग तक चर्चा करने के बाद आज नाटक का विकास भाग 2 प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतेंदु जी की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने से हिंदी नाटक की प्रगति को धक्का लगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब मुख्य रचनाकार असमय ही अपना स्थान छोड़ देता है तो उसका अनुगमन करने वाले लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अपनी श्रम से, मेहनत से, अपनी सोच से जिस विधा को विकास करना चाह रहा होता है उसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता है और किसी व्यक्ति के चले जाने से वह मार्ग अवरुद्ध सा होता दिखाई देता है। जिस श्रम और उत्साह से हिंदी नाटकों का दौर प्रारंभ हुआ था वह उनके इस तरह से असमय चले जाने से रुका हुआ सा प्रतीत होने लगा। भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व के अभाव में हिंदी के उदीयमान नाटककारों को उचित दिशा निर्देश ना मिल सके, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक नाटकों के लेखन की गति अत्यधिक धीमी पड़ गई। देखिए, जो प्रेरणा भारतेंदु जी ने अपने साथियों और अपना अनुगमन करने वाले व्यक्तियों को नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया था, वह उनके ना रहने से नाटककार स्वयं मेहनत से नए नाटकों को लिखने का कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पाने लगे, क्योंकि नाटक उस समय प्रारंभिक अवस्था में था और उस स्थिति में उसका विकास करने में जो मेहनत, जो सोच, जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसका समाधान उन लेखकों के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में मौलिक नाटकों के लेखन की गति धीमी होना स्वाभाविक भी था। मौलिकता के अभाव में अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला से हिंदी में अनुदित नाटक खूब लिखे गए। कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि स्वयं कोई रचना करने में लेखक अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, या उन्हें जिस सहयोग की आवश्यकता या जो निर्देश भारतेंदु जी से प्राप्त हो रहे थे उसके अभाव में उनको यह कार्य आसान लगा कि किसी अन्य भाषा के प्रचलित नाटकों का अनुवाद वो हिंदी भाषा में कर सकें। मेहनत को कम करते हुए अन्य भाषाओं के जो रूप हमें दिखाई देते हैं उस समय में सर्वाधिक प्रचलित संस्कृत और अंग्रेजी और बंगला भाषा का महत्व नाटकों में बढ़ गया था। अनुदित नाटकों की इस विपुलता के कारण ही कुछ विद्वानों ने इस काल को अनुवाद युग का नाम देने का भी प्रयत्न किया। देखिए, जिस काल में कोई विशिष्ट चीज़ अपना स्वरूप दिखाती है या जो प्रभावी चीज़ होती है उसके आधार पर उसका नामकरण का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस समय में अनुवाद बहुतायत से हो रहे थे। इस वजह से विद्वानों का अनुवाद युग नाम देना अपने आप में एक कारण बना। लाला सीताराम ने संस्कृत के कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए तो तोताराम ने बंगला से अनेक नाटकों को हिंदी में अनुवाद किया। रामकृष्ण वर्मा ने बंगला से हिंदी में अनुवाद करने में विशेष ख्याति प्राप्त की। इसी कारण इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। देखिए, अपनी अपनी योग्यता से
के अनुसार या जो व्यक्ति विशेष रूप से जिस भाषा को जानता था उस भाषा से हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया गया और सभी लोगों को उतनी सफलता अनुवाद करने में नहीं मिलती जितने की संपूर्ण जानकारी रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। उस समय संस्कृत में और अंग्रेजी में पहले से ही बहुत सारे नाटक लिखे गए थे। ऐसी स्थिति में उनका अनुवाद करना बहुत आसानी से हो सका। और दूसरा, संक्रांति काल से तात्पर्य यहाँ ये है कि जब एक विधा अपना महत्व खो रही होती है और दूसरी विधा अभी पूरी तरह से आई नहीं होती है लेकिन आने का प्रयास कर रही होती है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति काल से आप समझ सके होंगे कि भारतेंदु युग और उसके आगे आने वाले समय का जो काल था उसके बीच में हम इस काल को या इस अनुवाद के समय को देखते हैं। हिंदी नाटकों के विकास में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जैसे जैसे समय आगे चलता गया वैसे वैसे देवता, राक्षस, गंधर्व आदि देवी पात्रों की कमी होती गई और दैवी चमत्कार और अद्भुत घटनाओं के स्थान पर मनुष्य की बुद्धि और भावों का चमत्कार दिखाई देने लगा। जिस समय में नाटकों की रचना की जा रही थी उस समय का जो सामाजिक जीवन था उस पर देवताओं, राक्षसों या यूं कहें कि अच्छे लोगों को दिखाने के लिए देवताओं की परिकल्पना और बुरे लोगों को दिखाने के लिए राक्षसों की कल्पना और कठिन समय में देवी पात्रों द्वारा चमत्कार की स्थिति के माध्यम से लोगों को अद्भुत घटनाएं दिखाते हुए नाटक के माध्यम से आकर्षित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की बुद्धि का विकास होने लगा, समाज का विकास होने लगा, समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को और भावों को नाटकों में स्थान मिला। नाटक का मनुष्य जीवन से विशेष संबंध स्थापित हो गया था। दूसरी ओर हम यह बात कह सकते हैं कि क्रमशः पद्य के स्थान पर गद्य का अधिक प्रवेश होने लगा था। पद्य को साधारण जीवन की भाषा में नहीं समझा जाता था। देखिए, हमने प्रारंभ से ही पढ़ा था कि प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वह लंबे समय तक काव्यात्मक रूप में या कविता के रूप में दिखाई देती हैं। गद्य का विकास बहुत समय बाद हुआ है। ऐसी स्थिति में गद्य के विकास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पद्य का स्थान उसने ले लिया। अब देखिए, कविता के माध्यम से जैसे कोई मंत्री कोई सलाह देना चाहता है, कोई विचार विमर्श करना चाहता है तो वह मंत्रों के माध्यम से अपनी बात को नहीं रख सकता। दूसरी ओर काव्य के माध्यम से राजा लोग नाच नाच कर यह नहीं कह सकते कि राजा हूँ मैं, कोम का इंदर मेरा नाम। तो उसके लिए हमें गद्य का होना बहुत ज़रूरी था। नाटकों में पद्य का महत्व दूर करने में अनेक नाटककारों ने प्रयास किए। यह अनुवाद पंडित रूपनारायण पांडे ने सफलतापूर्वक किया है। प्रारंभिक नाटक ब्रज भाषा गद्य में लिखे गए थे। उसके पश्चात गद्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई, परंतु पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। आजकल गद्य का प्राधान्य है, अतः पद्य के रूप में अब मुख्यतः खड़ी बोली के गीत सुनाई पड़ते हैं। इस
संक्रांति युग में संस्कृत के अनुदित नाटकों का प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविका अग्निमित्र, मृच्छकटिकम आदि विशेष प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं। सत्यनारायण द्वारा अनुदित भवभूति के उत्तर रामचरित्र को तो इस क्षेत्र में विशेष ख्याति मिली है। इन्हीं दिनों हिंदी में अंग्रेजी के नाटकों का सुंदर अनुवाद दिखाई दिया। इसमें से दो वृत्तांत, साहिस्येंद्र दुस्साहस, मन भावन, प्रेम लीला, आर्या के वेनिस नगर का व्यापारी आदि को बहुत ख्याति मिली है। इसी तरह बंगला से अनुदित नाटकों में पद्मावती, वीर नारी, कृष्णा कुमारी, सती नाटक, दीप निर्माण, अश्रुमती, शरद और सरोजनी आदि नाटक भी उल्लेखनीय है। इसके आगे के वर्णन को हम नाटक के विकास के तीसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।